बीडब्ल्यू वेलबींग वर्ल्ड के वेलबींग वेडनेसडेज विद हरविंदर नरूला में आपका स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं आचार्य बालकृष्ण जी से, जिनकी कहानी उनके आयुर्वेद और योग के अपार रुचि से शुरू हुई है। आज आचार्य जी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निर्देशक हैं। स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में आचार्य जी योग और आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों को आज हमारी जीवन शैली में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने साथ मिलकर विश्व भर में योग और आयुर्वेद को नई गरिमा दिलाई है। आज हम वेलबींग वेडनेसडेज में आचार्य जी से उनकी वैल्यूज और पतंजलि के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी बीडब्ल्यू वेलबींग वर्ल्ड के वेलबींग वेडनेसडेज में। तो प्रणाम आचार्य जी। इससे पहले कि हम आपसे बाकी प्रश्न पूछें, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ केयर में आपने अपने आप को समर्पित करना समझा और उसकी प्रेरणा कहाँ से लिया आपने? जीवन में व्यक्ति को जो करना होता है, मुझको कभी कभी लगता है कि वो स्वयं करता नहीं है। इसीलिए जीवन में बहुत बार लोग बहुत तरह के प्रयास करते हैं, पर वो कहीं और पहुंच जाते हैं और कुछ बिना सोचे भी एक जगह पहुंच जाते हैं, कुछ सोच करके भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये कुछ प्रकृति या परमात्मा की व्यवस्था का पार्ट मैं मानता हूं, और हम सबको परिश्रम में कहीं कोताही नहीं बरतना चाहिए। बाकी क्योंकि भगवान कृष्ण ने यही तो कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका सिंपल सा अर्थ है कि हम लोग पहले बड़ी बड़ी लाभ की योजनाएं बना डालते हैं, काम शुरू कर नहीं पाते हैं, मामला उल्टा हो जाता है। तो हमने बचपन से ही, जैसे कि परमात्मा की व्यवस्था में इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि मुझको मेरी माँ पढ़ी लिखी उस तरह से नहीं है, स्कूल कॉलेज की पढ़ी लिखी नहीं है, और अक्षर ज्ञान भी नहीं है, बोध नहीं है, पर वो बहुत ही आयुर्वेद के प्रति उनकी, जैसे मेरे नाना जी थे, घर से ही जैसे होता है ना, जड़ी बूटियां लानी, कुटनी, बतानी, ऐसे टाइप की प्रवृत्तियां रही हैं। और वो अनायास रूप से बचपन में जैसे रुचि हो जाता है कि कोई कभी कोई कड़वी दवाई पिला दी, कभी कुछ ये खिला दी, वो कर दिए। वो बचपन में एक तरह से कड़वी दवाई चखने की आदत पड़ गई थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो खिलाने का काम भी हमको भगवान सौंपेगा। तो वो बचपन की बात आई गई। बचपन में हम गुरुकुल में गए, फिर पूज्य स्वामी जी के साथ हम साथ में रहे। फिर हम लोगों ने भारतीय जो हमारी फिलॉसफी है, उपनिषद है, दर्शन है, वेद है, वैदिक परंपरा के अनुसार शास्त्रों को पढ़ा। पढ़ते हुए वहां पर एक बहुत अच्छे वैद्य थे, वैद्य बलराम जी। तो मेरी अनायास रुचि, कभी क्योंकि बचपन में सोचा नहीं था कि मुझे कोई आयुर्वेद में काम करना है या वैद्यगिरी करनी है, तो मुझको अच्छा लगता था। तो पढ़ करके फिर हमने शास्त्र, फिर गुरु के पास बैठना, घंटों उनसे समझना, तो एक तरह से अनायास कोई सुसुप्त जो संस्कार थे वो वहां जागृत हो गए, और बिना योजना के जागृत हो गए। और बाद में पता नहीं था कि हमको लोग जो है ना, वो उसी से ही जो जानेंगे, यानी जो शास्त्र पढ़ी, जो व्याकरण, दर्शन, उपनिषद पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, वो जाकर के आयुर्वेद में टिक गया। और जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, मैनेजमेंट है, बिजनेस है, चीजों को अलग तरह से संभालने का है, चीजों को बनाने का खड़ा, ये तो हमने कहीं पढ़ी ही नहीं, पर भगवान ने उस काम पे ले जाकर के बैठा दिया कि बोले भाई देखो, जब हम बिना प्रोफेशनली मैनेजमेंट को पढ़े इतने बड़े सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, तो भगवान ये कहना चाहता है कि तुम बड़े बड़े मैनेजमेंट के कॉलेजेस के, स्कूल्स के पढ़े हुए, जिनके पीछे आपके पास फैमिली बैकग्राउंड है या लोगों का सपोर्ट है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? तो शायद इसलिए हमको बैठा हो। भगवान ने कहा कि भाई तुमको बैठा देंगे तो लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाओगे। तो इस तरह से ये कहानी शुरू होती है, और धीरे धीरे हम लगे। हम लोगों ने कोई कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमें व्यापार करना है, उद्योग करना है, या हमने ऐसा भी नहीं सोचा कि बहुत सारे साधन होंगे तो हम काम करेंगे। हमने सोचा कि जो है हमको करना है। जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो भी शुरू में हम लोगों ने जितने भी, जैसे गंगोत्री से लेकर के पहाड़ों में, साधु महात्माओं में हम दवाई कूटते थे, बना करके रख करके थैले में भर के लेके चलते थे, तो लोग खुश हो जाते थे कि वैद्य ब्रह्मचारी जी आ गए हैं, वैद्य जी आ गए हैं, ये दवाई देंगे हमको, ये परेशानी है, लोग आते थे। या फिर हम लोगों ने उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने कहा बहुत मलेरिया होता है, वहाँ बहुत लोगों की गर्मी में डेथ होती है। आज मैं लगभग 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 93 या 94 की मैं आपको बात सुना रहा हूँ। उस समय पर हम लोगों ने बहुत सारी दवाइयां थैलों में भर भर करके ट्रेन से, थर्ड उसमें जो होती है थर्ड क्लास वाली, जो बिना रिजर्वेशन के, में ढो ढो करके गए। हमको ये नहीं था कि, हमको ये था कि कुछ करना है जिंदगी में,
बस करना क्या है कि लोगों के लिए जो हो सके वो करना है। तो लोगों के लिए कुछ करना है इस भावना ने, और विशेष करके लोगों के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, इसने हमें सेवा से जोड़ा। रोगों के लिए करना है, इसके लिए हम योग और आयुर्वेद से जुड़ करके आगे बढ़ गए। और एक कारण और भी आज मैं आपको हरविंदर भाई मैं बताना चाहता हूं आपको, एक और कहानी यह है कि जब हमने सोचा कि हमें आध्यात्म के रास्ते पे रहना है, पूज्य स्वामी जी और हमारा संपर्क करीबन हम लोग 88 या 89 में हम लोग मिले पहली बार, तब हम लोगों ने बाद में जब तो फिर जो है जब हमको लगा कि हमें किसी मत पंथ संप्रदाय के फेर में ना पड़ करके हमें अपनी संस्कृति मतलब मैं उसको मानता हूं जिसको आजकल बड़ा जोर दिया जाता है, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति। तो मूलतः सनातन और वैदिक को यदि कहें तो मैं आपको बताऊं कि धर्म क्या है, मैं आज आपको ये भी बता देना चाहता हूं लोगों को कि धर्म क्या है। धर्म वो नहीं है जो हमें किसी भी तरह से दूसरों के साथ संघर्ष में डालता हो। धर्म वस्तुतः वो है जिसके धारण से हमारा स्वयं का कल्याण होता हो। तो और दूसरी बात, स्वयं का कल्याण करने के लिए दूसरों को परेशान कर करके स्वयं का कल्याण नहीं हो सकता। आप दूसरों को पीड़ा दोगे। लोग क्या कहते हैं कि धर्म का मतलब ये सोचते हैं कि तुम्हारा एक जैसे एक झुंड को बढ़ाना, क्षमा करना झुंड शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं कि झुंड अपने जैसा जो मैं मानता हूं वो उसका मान्यता वो सही है गलत उससे उसको मतलब नहीं है जी। कि मेरे जैसा ही झुंड मुझे इकट्ठा करना है, इसका मतलब हो गया धर्म। आचरण से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो धर्म का मतलब तो है आचरण। और आज जो धर्म के रूप में जो दिखता है, जैसे कल ही नूह की जैसे खतरनाक घटना घटित हुई जी, भाई जो भाई बहन जो बेचारे हमसे बिछुड़ गए उनके लिए हमको पीड़ा है। जिनके लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान वो देश का ही नुकसान है। जिन्होंने एक दिन का पाए पाए कर आदमी जिंदगी भर इकट्ठा करता है, सोचता है कि मैं एक गाड़ी ले लूं, सोचता है मैं एक घर बनाऊं, सोचता है कि मैं एक दुकान बना लूं। जिंदगी भर की कमाई एक क्षण में आकर के आदमी एक बेकाबू होकर के उन्माद में आकर के आग लगा देता है, तोड़फोड़ कर देता है, गाड़ियां फूंक देता है, खत्म। भाई वो धर्म कहां दिख रहा है आपको? मैं पक्ष विपक्ष ना बन करके मानवीय संवेदनाओं की बात कर रहा हूं। तो यही भाव हमारे मन में जब था, हम लोग गंगोत्री में साधना कर रहे थे, हमने सोचा कि हमको क्या करना है कि हमको आध्यात्मिक बनना है और जो आध्यात्मिक चीजों को लोगों तक पहुंचाना है। तो इसको पहुंचाने के लिए हम क्या करें? फिर हमने ढूंढना शुरू किया कि जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम कहते हैं ना, आजकल तो शब्द सुनने को भी कम मिलता है। पहले ये जो राजनीतिक पार्टियां जब संयुक्त सरकारी वगैरह बनाती थी, तो अब तो बहुमत की सरकार है, तो वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इनका एजेंडा होता है। हमने कहा कि हमें वो तत्व ढूंढना चाहिए जो मनुष्य मात्र के लिए हितकारी हो, मनुष्य मात्र के लिए जरूरत की चीजें हो। कुछ स्वामी जी भी धार्मिक प्रवचन कर सकते हैं, भगवान की दया से हम भी कर सकते हैं, और हम धार्मिक ढंग से लोगों को जोड़ सकते हैं। हमने कहा नहीं, हमें उस चीज से जोड़ना है जो हमारे ऋषियों की विधा तो हो, परंतु आदमी के लिए बहुत जरूरी हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, वो जीवन के लिए अपरिहार्य हो, या आज के हिसाब से जिसकी जरूरत हो। तो हमने योग और आयुर्वेद को चुना, क्योंकि योग और आयुर्वेद हमारे ऋषियों की परंपरा है, परंतु वह मानव मात्र के लिए उनकी एक अद्भुत, उदात्त और बहुत ही वैश्विक देन है। हमने उस परंपरा को आश्रय बना करके फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी। जब शुरू किया, हमने कभी ना सोचा था कि हम कहां पहुंचेंगे। हमको यह था कि जो करेंगे ईमानदारी से करेंगे। आज जहां है आप और पूरा देश जानता है, वो एक दिन का नहीं, वह सततः निरंतर अथक और अनवरत पुरुषार्थ का परिणाम। आचार्य जी, आपने बहुत बड़ी बात करी। दो चीजें मेरे को जो इसमें सीखने को मिली कि एक, जिसको आप बोलते हैं भाव, जो इंटेंट है, अगर हम उसे साफ रखेंगे तो हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे और हमें फल जरूर मिलेगा। और फल का ये मतलब नहीं है अपने लिए, बट कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, ठीक है ना। और ये धर्म से हटकर, मतलब धर्म जैसे आपने बताया कि अपना फायदा भी होना चाहिए, लेकिन दूसरे को हटाकर या दूसरे का फायदा ना देखते हो अपना फायदा करें, उसका कोई मूल नहीं है।
जी जी आचार्य जी, आपकी जर्नी जो रही है एक प्रैक्टिशनर से लेके आज की डेट में एक बिजनेस लीडर पे, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस को मैनेज करना एक सस्टेनेबल तरीके से, ताकि ठीक तरह सब कुछ चलता रहे जैसे आप बता रहे हैं। इसने क्या आपको एज अ पर्सन निजी तौर पे क्या बदला है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आदमी का जो है ना मूल स्वभाव कभी बदलता नहीं। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो मजाक में कहा करते थे कि जो है लोग कहते हैं हिंदी में ना, बोले कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, तो हम तो दूसरी का मजाक में हम कहा करते थे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, तो बोले कुत्ता टांग उठा करके भी तो लघु शंका करता है। तो वो जो है ना, जो मूल स्वभाव है वो बदलता नहीं है। तो जो आदमी जहां कहीं भी पहुंच जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, आप कभी देखना, जी तो जो मूल प्रवृत्ति है ना, हमको मूल प्रवृत्ति आदमी प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता, प्रवृत्तियों को कंट्रोल कर सकता है। तो कम से कम ऐसी प्रवृत्तियां जो मेरी प्रकृति में तो है पर लोगों के लिए हितकारी नहीं है, उसको मुझे जरूर बदल लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और शुरू से हम लोगों ने, जैसे आपने कहा कि जैसे आज भी मेरी आदत है, लोग कहीं भी रास्ते में मिल जाते हैं, मैं रात जंगलों में घूम रहा होता हूँ, नंगे पांव होता हूँ, घंटों घूमता हूँ। कभी कभी मैं जरूर ऐसे घूमते हुए सोचता हूँ कि काश लोगों को मेरे उस समय का, उस दृश्य का दिखाई भी दे। कभी चलते मेरे साइंटिस्ट होकर इधर उधर, लोगों को लगता है नहीं कि इतने बड़े कंपनी के सीईओ हैं, इतने बड़े ये चेयरमैन है, ये है वो है, चाहे पूज्य स्वामी जी चाहे हम हैं, पर आकर के देखो तो सही हमारी फक्कड़पंथी को। आज भी हम दुनिया जंगल में भटक रहे होते हैं, आज भी नंगे पांव हैं, आज भी ये दो कपड़े इन्हीं को, ये मस्ती है। ये दो कपड़े मेरी मजबूरी नहीं है। देखो कई बार लोग कहते हैं ना महात्मा गांधी के भी यही इसलिए अर्थ में लोग प्रयोग करते, बोले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सच में बहुत बड़ा अर्थ है। महात्मा गांधी की कोई मजबूरी थोड़ी ना थी कि अभाव में त्याग, त्याग नहीं होता है कि किसी को जैसे ना अभाव के त्याग को त्याग नहीं कहा जाता। त्याग वो होता है सामर्थ्यशाली हैं आप और फिर भी आप सामर्थ्य होते हुए भी जिन चीजों को आपने छोड़ा हुआ है वो आपका त्याग कहलाता है। अभाव में तो सभी लोग त्याग करते हैं। और दूसरी बात, जब उस जंगल की वो मस्ती की, तो वो आदत छूट भी नहीं सकती क्योंकि वह हमारी मूल प्रकृति है। बचपन से घर छोड़ दिया हम लोगों ने, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में, पहाड़ों में हम भटकते रहे। हमने साधनाएं करी, तप करी, वहीं से शक्ति अर्जित किया। हमने किसी यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से जाकर के हमने शक्ति अर्जित नहीं करी, हमने वहां से विद्याएं नहीं पढ़ी। तो विद्या का साधन तो हमारी जो ऋषि संस्कृति है ना, क्योंकि भाई आप भी गुरु के बंदे हो, गुरु महाराज ने जो उपदेश दिए ना वो यही है, यस्मिन् ऋचे साम यजुन, से हम वेदों में कहते हैं कि ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है, जो एक ही नूर उपजे, जो मैं एकदम मैं सही ढंग से नहीं बोल पाऊंगा पर मुझे भाव का अर्थ का पता है कि हमारे अंदर जो नूर है, जो ज्ञान है, जो क्षमता है, वो तो अंदर से उपजता है, बाहर से तो हम जगाते हैं। ये ध्यान रखना, कोई आप बड़े बड़े जगहों पर पढ़ करके आप ज्ञानी नहीं बनते हो, आपके ज्ञान को जागृत करने के लिए गुरुजन प्रयास करते हैं। तो यदि बाहर से ज्ञानी बनते तो बाहर से तो यदि 100 विद्यार्थी एक जगह पढ़ रहे हैं, सबको बराबर दिया जा रहा है, पर 100 बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर जिसका जितना जितना है उतना ही जगेगा। बाहर से तो जगाने का काम है, पैदा तो अंदर से होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात कही आचार्य जी। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे को अपने जो वैदिक नॉलेज है इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट में और सब जगह पे, ये कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, किसी और ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ है उसके अंदर। जी, आज जब कोई भी चीज आती है ना, हम लोगों की मानसिकता में इतनी गुलाम हो चुके हैं ना मानसिक रूप से। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, लॉर्ड मैकाले ने जब शुरू किया था, ये आप समझिए, ये हमको प्रचारित भी करना चाहिए भाई नरुला जी, कि लोगों ने, अंग्रेजों ने हमको शिक्षा इसलिए दी कि उनको नौकर बनाना था। एक बेसिक फर्क देखिए, मैं दुनिया में घूमता हूं, भारत में जितने भी जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे, छोड़ करके थोड़े उद्योगपतियों को इधर उधर के छोड़ करके, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जहां भी जाएं, उनका एक ड्रीम होता है कि सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी में भी क्या हो कि आईएएस आईपीएस बन जाए तो कहना ही क्या। यानी हमारा जीवन का लक्ष्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईएएस आईपीएस बनना सरल है या गलत है,
वो भी एक कठिन है, कंपटीशन की एक प्रतिस्पर्धा की भाव है, पर हमारे मन में उसी तीव्रता के साथ में ये क्यों नहीं भाव आता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, मैं कोई अपने व्यापार उद्योग शुरू करूं, मैं 50, 100, 200 आदमी को रोजगार देने वाला बनूं, लोगों के जीवन को निर्वहन को सुगम करने वाला बनूं। जब आईएएस आईपीएस बनने की बात होती है, बहुत सारे यंगस्टर मेरे पास आते हैं, उनका जो जज्बा होता है बिल्कुल देखने लायक होता है। मैं कहा तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो? अरे आचार्य जी, समाज के परिवर्तन के लिए, करप्शन को जो है दूर करने के लिए, सुधार करने के लिए जरूरी है, लोग की पीड़ाओं के लिए। मैं कहता हूँ बहुत सही बात कही। फिर वही जब 8-10 वर्ष के बाद आते हैं, पता चलता है भाई साहब स्वयं करप्शन का पार्ट बन चुका है। तब तक बोला आचार्य जी क्या करें, आप समझते हैं वहां कितनी वो है, ये है वो है, फिर 10 तरह की परेशानियां गिनाते हो। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा वहां सारे करप्ट है, वहां ईमानदार भी बहुत है। बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मेरे पास भी आते हैं। तो बोले आचार्य जी आप सिर्फ, मैं जैसे कुछ हमारे प्रसाद प्रोडक्ट, नहीं आचार्य जी आप ना मेरे को ना ये वाली एक किताब दे देना, 2 दे देना। मैंने कहा भाई कोई रिश्वत नहीं दे रहा तुम, मैंने कहा अपना ये पढ़ो लिखो इसलिए दे रहा हूं। तो ये इतने ऑनेस्ट लोग भी हैं। तो ये देश की, और मैं कहता हूं कि ऑनेस्ट लोगों की वजह से देश चल रहा है। यदि सारे भ्रष्ट हो जाए, देखो 99 झूठ को भी एक सच लेकर के चल रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस दिन आपको पता चले कि मैं पूरा ही झूठा हूं, आप कभी भरोसा ना करो। पर मैं 99% झूठा होने पर भी शायद एक चीज तो सच बोलेंगे ना, तो वो 99 झूठ भी उस सच से जो है ना ढो करके घूमता है। तो देश के अंदर में बहुत समर्पित लोग हैं, चाहे नौकरी में हैं, चाहे व्यापार में हैं, चाहे उद्योग में हैं, चाहे राजनीति में हैं। हमें उन लोगों पर गर्व है, और वो गौरव और गर्वशाली लोग सारे अपने कंधों पर जितने बाकी कवाड़ा और बोझ है ना, वो लेकर के घूम रहे हैं, इसलिए देश चल रहा है। तो जैसे आपने कहा कि उस समय पर जो लोगों की, जो अंग्रेजों ने जो पढ़ाई की जो मानसिकता हमारे अंदर ये लाद दी, क्योंकि उनको नौकर चाहिए था, वो नहीं चाहते थे कि वो किसी तरह से बाकी तरह से समृद्धशाली बने। आज विदेशों के अंदर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होता है, माँ बाप से उनकी जिम्मेदारी खत्म, वो चाहे होटल में काम करे, चाहे बर्तन मांजे, चाहे गाड़ी साफ करे, अच्छे पैसे वालों के लोगों की उनकी मानसिकता ये होती है कि तू बालिग हो गया ना, अब तेरे को पहले दिन से अपने पैरों में खड़ा होना है। यहां आपने पीजी कर ली, पीएचडी कर ली, सब कुछ कर लिया, पर रोजगार ढूंढते फिरते हो। ये हमारी मानसिकता बना दी गई। आदमी इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कह दिया था, भाई कुछ भी करते हो, पकौड़ा भी बेचते हो तो रोजगार है। तो वो पकौड़ा बेचने का तात्पर्य है कि रोजगार का अर्थ यह है कि अपने पैरों में खड़ा होना जी। तो हम पैरों पे खड़े क्यों नहीं हो सकते भाई, छोटी छोटी चीजों से? मैं कहता हूं कि इतनी संभावनाएं हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने वो संभावनाओं को अब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हम लोग भी एनएसडीसी के साथ में अभी कई तरह की प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो स्किल्ड चाहिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब होता है स्किल्ड। अनपढ़ आज ज्यादा कमाते हैं, मैं आपको अन्यथा नहीं लेना। आज यदि आप मकान चिनाई के लिए मजदूर रखते हो, घर के काम के लिए रखते हो, उसको देने पड़ते हैं भाई साहब। अभी हरिद्वार का जो लेबर का रेट है 350-400 रुपए प्रतिदिन है। और यदि कोई कंप्यूटर वाला जानने वाला है, लेबर करता है, टाइपिंग करता है, उसका जो रेट है करीबन आप मान करके चलिए तो वो जो है ना वो 8-9 हजार में मिल जाता है। यानी अनस्किल्ड जो बिल्कुल अनपढ़ है वह हमको 15-14 हजार में मिलता है, जो पढ़ा लिखा है वो हमको 10-12 हजार में मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी पढ़ करके तो हम और नीचे चले गए, पढ़ करके ऊपर कहां गए? हाँ, मानसिकता भी हमारी नीचे चली जाती है। फिर हम चूज करते हैं, अरे ये गारा मिट्टी का काम, ये सफाई का काम, ये गार्डनिंग का काम, ये खेतों का काम। मैं आपको और बताता हूं, हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जो एजुकेशन, जो एग्रीकल्चर में जितने लोग एजुकेशन लेते हैं, आपको पता है एक आदमी एग्रीकल्चर नहीं करता है। सरकारी नौकरी का प्रयास करेगा, अन्यथा दूसरे काम में होगा। तो फिर हम पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं जी? तो ये मानसिकता को बदलने की जरूरत है इस देश के अंदर। हमको स्किल्ड बनने के लिए एजुकेशन चाहिए। हमको एजुकेशन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है कि हमारी ये मानसिकता खराब है। विदेशों के अंदर ये मानसिकता विपरीत है कि लोग पढ़ करके जितना सीख लेते हैं उससे पहले वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर के शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो काश हमारे देश में भी ये परंपरा हो जाए, एक भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, क्योंकि सबसे पहले वो स्किल ही ढूंढेगा कि मुझे कुछ तो करना है। फिर करोगे तो फिर जब 2-3-4 साल करोगे तो फिर बेरोजगार कहां से रहोगे आप?
जी, जी। फिर तो आपको रुचि आने लगेगा, आपको पता, उससे एक चीज और पता चलेगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, एक प्रकृति और एक प्रवृत्ति, तो हमको प्रकृति का भी पता चलेगा कि वास्तव में मेरी रुचि किस चीज में, मेरे स्किल में। पढ़ते रहते हैं हम लोग, पढ़ते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। मेरे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, मैं स्वयं वाइस चांसलर भी हूँ यूनिवर्सिटी का, IIT कॉलेज की पूरी व्यवस्था हम देखते हैं। तो मैं देखता हूँ बच्चों में, मैं प्रेरित करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ, बच्चे तुम्हारे अंदर बहुत सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य को पहचानने का प्रयास करो। ये नहीं कि पिछलक गुलक करके दूसरे जो कर रहे हैं मुझको वही करना है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान ने हर किसी को एक यूनिक बना करके भेजा हुआ है। जब हमारी शक्ल नहीं मिलती है, हमारी सीरत, बाकी बाह्य उस शरीर का ढांचा नहीं मिलता है, तो अंदर भी शायद भगवान ने आपको कोई विशेष काम के लिए भेजा है। जिस दिन ये विश्वास हमको हो जाए, हम बच्चों को यही प्रेरित करते हैं कि आप अपने आप को पहचानने का प्रयास करो। यह जो अपने भाई कही थी ना, सनातन, मैं वहीं पर आ रहा हूं। इसके लिए मैंने कहा कि यह स्किल्ड, और एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं आज आपके माध्यम से। आपने कहा अच्छा जी मैं पत्रकार तो नहीं हूं, पर मैं आपको बता दूं कि यह चीज आप विचार करिएगा। पत्रकारिता का अर्थ तो यही होता है कि लोगों के दिलों में और लोगों के विचारों के अंदर एक उत्तेजना, एक उद्वेल, मतलब एक भाव जागृत हो जाए, एक चेतना जागृत हो जाए। तो चेतना जागृत करने के लिए आज हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा स्टेट, सबसे साक्षर स्टेट कौन सा है? केरला है ना जी, जी। सबसे ज्यादा सुसाइड करके कहां मरते हैं लोग? केरला में मरते हैं। कितनी पीड़ा की बात है। यानी कि जो पढ़ाई जो है हमको जीवन नहीं दे रही है। सबसे साक्षरता का काम किसको बोलते हैं लोग? बिहार वगैरह को बोलते थे, वहां सबसे कम सुसाइड करके मरते हैं। क्यों? क्योंकि हम अक्षर ज्ञान का अभाव में संस्कृति के मूल से जो जुड़े हुए लोग हैं। सबको पता है कि बोले जो मरेगा ना तो जाकर के प्रेत बनेगा और भुगतना पड़ेगा। अनपढ़ है पर सुसाइड करके नहीं मरेगा, तो विश्वास है कि मरना पाप है। पढ़ लिया तो विश्वास भी खत्म हो गया, तो ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। तो इसीलिए जो संस्कृति है, जो संस्कृति हमको संस्कार देती है, शिक्षा का प्रयोजन संस्कार है। आज गांव में आप जाइए, जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, कहीं भी जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, आप गांव में जाएंगे, अनजान गांव होगा, अनजान घर होगा, हो सकता है कि आपकी भाषा और बोली भी ना जानते हो, पर वो आपको बैठाएगा, आपको पानी पिलाएगा और आपको वह खाना भी खिलाएगा। वहां लंगर भी चलते मिलेंगे, वहां पर प्रेम भी बिखरते मिलेगा, वहां सब कुछ मिलेगा। पर भाई आप शहर में जाओगे, यदि आप भगवान ना करे कि आप अपने सगे बेटी बेटियों के पास भी जाओगे ना, देखो पापा आप बिना बताए क्यों आ गए? क्यों? फुर्सत नहीं उनके पास, टाइम नहीं है, उनके प्रोग्राम पहले से फिक्स्ड हैं, उनकी दुनिया, चाहे फालतू के कामों में बिजी हो वो। तो फिर क्या है? आज गांव में वृद्धाश्रम नहीं है। आज भी यदि कोई माँ बहन अकेली भी रहती हो तो गांव के पूछने वाले बहुत लोग होते हैं। शहर में एक ही फ्लैट में आप आमने सामने रहते हो, तो मेरे सामने वाले में कौन है आपको पता नहीं जी। तो हमारी संस्कृति की विमुखता वो है, तो हम मूल को ना भूलें। आज पूरी दुनिया आज फैमिली वाली कॉन्सेप्ट को ढूंढ रही है, और भारतीय जो पारिवारिक परंपरा का जो है एक उदाहरण ढूंढ रही है। और हम ऐसे हैं कि उनके चक्कर में अपने वैल्यूज को, अपनी हमारी जो क्षमताएं थी, हमारी विशेषताएं थी, हमारे जो संस्कार थे, हमारे जो एक परिवार की जो प्रसन्नता थी, हम सिर्फ परिवार की बात नहीं करते थे। आपको तो पता है कि हम परिवार के बाद कुणवा, कुणवे के बाद फिर रिश्ते नाते दूर तक, और इसी तरह से हमारे शब्द भी थे ना। हमारे कितने सारे शब्द हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई मामा मामी, फूफा फूफ, ये सब भारतीय संस्कृति में है। अंग्रेजी में क्या है भाई? अंकल, अंकल और आंटी जी। तो भाव कभी आ नहीं सकते। देखो, भाव शब्दों से, भाव उच्चारण से पैदा होते हैं जी। तो आप अंकल कह देने से कोई भाव नहीं आएगा, पर आप जब रिश्तों के साथ पुकारते हैं तो भाव बनता है। वो मेरे मामा जी हैं, वो मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे फूफा जी हैं। आप देखना कभी तो हमने भाव विहीन कर दिया अपने बच्चों को, भाव शून्य बना दिया है, संस्कृति विमुख बना दिया है। तो इन चीजों से हमको बचना होगा। अंधाधुंध इन विकारों से, विकृतियों के उसका आलम्बन लेने से, उस आडंबर को ढोने से हमारा सत्यानाश होगा, हम बचेंगे नहीं। और दूसरी बात, कभी भी देश के लिए, हम लोगों के लिए, जैसे मैं देश की बात करता हूं तो हमेशा कहता हूं, विदेशी कंपनियां, विदेशी लोगों को हमारे देश के लिए कुछ नहीं पड़ा है। कोई भी इस देश में आएगा,
वो क्या करेगा आकर के? उसके लिए बाजार है, ये मार्केट है उनके लिए। हम बाजार के अलावा हम कुछ नहीं है उनके लिए। तो उनको अपनी चीजों को बेचने के लिए, अपनी बातों को थोपने के लिए जो उपाय हो सकता है उपाय करेंगे, सीधे सीधे करेंगे, षड्यंत्र से करेंगे, या ये न के न प्रकार न वो करेंगे। तो फिर बचाने का और बचने का काम किसको करना है? हमको करना है। पर दुर्भाग्य से आज देश की जो स्थिति है, हम अपने को समझने और अपने को बचने बचाने की जगह पर उन लोगों के टूल बन करके, हम कहीं ना कहीं उनके यंत्र बन करके उनकी बातों को कहते हैं। आज इतना विखंडन की समाज के अंदर इतनी जटिलताओं को हमने बना दिया, पैदा कर दिया है। कोई कहता है कि हम ओरिजिनल हैं, हम मूल हैं, तुम बाहर के हो, मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं, ये पाखंडी है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की परंपराओं को, एक दूसरे की भावनाओं को तोड़ने में, आहत करने में हमको स्वाद आने लग रहा है। यदि हमारे को स्वाद आता रहा, देश बर्बादी के कगार पर पहुंचेगा। इसमें हमको पीड़ा होना चाहिए। मेरे देश का वासी है, मेरा भाई है। दुनिया की कोई भी शक्ति किसी भी षड्यंत्र से हमको आपस में न लड़ा सकती, न हमको एक दूसरे से दूर कर सकती है। ये भावना से हम सर्जन कर सकेंगे। लवली। आचार्य जी, आपने समय की बात करी कि लोगों के पास टाइम नहीं है आज की डेट में। एक पेरेंट अगर बच्चे के पास जाता है, शायद उसके पास भी टाइम नहीं है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बीच अपनी वेलबींग का ख्याल रखने के लिए क्या आपके पास समय मिलता है? कैसे निकालते हैं? देखो, हम तो ठहरे बाबा जी, हमने बचपन में माता पिताजी को, घर परिवार को एक तरह से छोड़ करके हम तो एक ही संकल्प के साथ निकले थे कि हमें जो है ना समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए कुछ करना है। तो मेरे पास तो समय ही समय 24 घंटा है। तो मैं तो अपने मस्ती में रहता हूं। और मैंने एक बात और सीखा, मैं आपको बता दूं, कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हम छुट्टी मना लेंगे, या फिर हम ये कर लेंगे। क्योंकि आदमी की जिंदगी ना इससे में कट जाती है। आदमी सोचता है कि जवानी में थोड़ी पढ़ाई कर ली तो शायद हम रिलैक्स हो जाएंगे, फिर नौकरी हो जाए तो रिलैक्स हो जाएंगे, फिर ब्याह हो जाएगा तो फिर हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो फिर हो जाएगा, फिर वो बच्चों की नौकरी हो जाए तो हो जाएगा। मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक है। फिर हम ऐसे 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 करके फिर जाने का समय आ जाता है, बुलावा आने को होता है, तब भी सोचते हैं कि अरे बच्चों का भी सेटल हो जाए तो शायद थोड़ा ठीक ही हो जाए। तो हम इसी भाव में सारी जिंदगी गुजर जाते हैं, जिसकी हम तलाश कर रहे होते हैं। वो जितनी दूर कभी बचपन में दिखा था, बुढ़ापे में भी हमसे उतना ही दूर दिखता है। तो इन सब के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसा काम करो, प्रतिदिन सोचिए कि आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, आज की जिम्मेदारी मेरी महत्वपूर्ण है, आज को जो मुझे करना है मेरे को सबसे बेहतरीन करना है। यदि आज के दिन का मुझे पूरा भरपूर आनंद लेना है, आज के दिन में जो मुझे बड़ा आनंदित होना है, यदि इस भाव से आप जुटे रहेंगे तो आप कुछ भी कर रहे हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप कैसे भी जी रहे हो, आप विद्यार्थी हो तो पढ़ने में मजा लोगे, आप सर्विस करते हो तो नौकरी में मजा लोगे, आप व्यापार करते हो तो व्यापार में मजा लोगे। जो भी कर रहे हो आपको बड़ा आनंद आने लगेगा, बड़े उत्साह में रहेंगे। और परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो तो आज के लिए सोचो, आज कितनी भी परेशानियां हो आपके सामने, कितनी भी चुनौतियां हो, कितना भी संघर्ष हो, आप सोच करके देखिए, क्या आज के संघर्ष को झेलने का सामर्थ्य आप में नहीं है? आप कहेंगे कि है, आज तो मैं झेल सकता हूँ। जब आज को झेल सकते हो तो आज जब निकल जाएगा तो अगला दिन भी फिर वो आज ही होगा। आचार्य जी, मेरे को एक चीज आपकी इस बात से मेरे को बहुत सहमति है कि आज के बारे में सोचो, आज का दिन, और जो भी आप कर रहे हो, आपने एक वर्ड यूज किया था पहले, मस्ती में, ठीक है ना? तो आप जो कर रहे हो अपने मस्ती में करते जा रहे हो, आप आनंद ले रहे हो। बट एज अ बिजनेस लीडर आप अपनी कंपनी में ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हो ताकि सारे लोग जो काम कर रहे हैं सब मस्ती में काम कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं? देखिए, आप यहाँ आकर के देख सकते हैं पतंजलि का जो वातावरण है। लगभग हमारे पास यहाँ पर हरिद्वार के अंदर ही लगभग 20-25 हजार भाई बहन काम करते हैं, और बाहर सब मिला मुलू ले तो 30-40 हजार लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। अलग अलग लेवल के लोग हैं, अलग अलग तरह के कार्य हैं, कार्य की भी बहुत विविधता है। पर मुझको लगता है कि एक बार आप आकर के देखोगे तो उनके चेहरे पर शिकन नहीं है। और मेरे पास सभी जाति धर्म मजहब को मानने वाले लोग भी हैं, सभी लोग हैं। यानी कि हरिद्वार में जैसे क्रिश्चियन लोगों की आबादी कम है तो भी मेरे यहाँ क्रिश्चियन मिलेंगे। तो हरिद्वार में मान लीजिए
मुसलमानों की आबादी तो ठीक ठाक है, वो तो खूब मिलेंगे, हमारे मान लीजिए कि सभी लोग हैं। कोई आपको कोई जाति ऐसी नहीं मिलेगी जो हमारे यहाँ नहीं हो, कोई धर्म ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे यहाँ नहीं हो। हाँ, यहूदी और ये सब थोड़े से यहाँ पर नहीं है, तो वो शायद वो एक दो उस तरह के धर्म के लोग ना हो, बाकी सभी लोग हैं। हम लोगों ने कभी उस तरह से इनको वो नहीं किया, मतलब भेद नहीं किया कि काम पे किसको रखना है। हम कहते हैं जो योग्य है उसको रखो, ना किसी जाति को देखते हैं, ना किसी सिफारिश को सुनते हैं। तो एक वातावरण के अंदर जो सबसे बड़ा मैंने जो देखा है कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, वो जिस तरह से जीता है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, लोग उनके शब्दों पर ज्यादा नहीं जाते हैं, उनके चरित्र पर जाते हैं। हाईली प्रोफेशनल मैनेज करने के लिए लोग शब्दों पर जोर देते हैं, स्किल, ट्रेनिंग, ये वो। ट्रेनिंग जरूरी है, मैं समझता हूँ, बिना ट्रेनिंग के काम तो अनाड़ी बने के हो जाते हैं, पर उनको प्रेरणा के लिए ट्रेनिंग प्रेरणा नहीं है, ट्रेनिंग स्किल है, प्रेरणा जीवन है। तो दोनों ही चीजें जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है आपका जीवन में। उनको दिखता, मान लीजिए हम जब हम साधारण उसमें रहते हैं, हमने परिसर में घोषणा कर रखा है, हमारे यहाँ ऑफिस में आप स्लीपर पहन के आ सकते हो, कुर्ते पैजामे में आ सकते हो, सबको अलाउ है। हम टाई सूट और ये टंच, और मैं हमेशा कहता हूँ देखो, बड़ा काम करने के लिए ये टाई जैसे ना कंठे लंगोट हम बोलते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है इसके अंदर हो। तो इसलिए हम बुद्धिमान लोगों की प्रशंसा करते हैं, बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, पर बुद्धि के लिए वेशभूषा तो तन ढकने के लिए शालीनता होना चाहिए, भारतीय परिवेश का होना चाहिए। हमारे यहाँ सारे बहनें जितने काम करती हैं सब सलवार सूट में आती हैं, जितने भाई काम करते हैं पूरे वस्त्रों में आते हैं। तो एक परिवेश है, भारतीय परिवेश है। सब लोग सुबह आते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, सप्ताह में एक आध दिन सब हवन में बैठते हैं। कभी कभी जैसे हमारे यहाँ कल्चर प्रोग्राम वगैरह होते हैं, सबको हम बैठाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हो, हम बहुत बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, सबको बुलाते हैं, और उन स्टाफों को हम कहते हैं कि भाई तुम अपने प्रोग्राम तैयार करो। कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई नाचता है, कोई क्रांतिकारी बात बताता है, कोई नाटक। इससे लगता है उन लोगों में से आपस में एक तरह का स्किल डेवलप होता है। लोग कहते हैं अच्छा, ये तो हमारे साथ ही काम करता था। छोटे छोटे में सब लोग फिर समूह में आ जाते हैं। तो ये सामूहिकता का जो भाव है, एक दूसरे का सम्मान का जो भाव है, वो वातावरण को रिलैक्स करता है, वातावरण को तनाव मुक्त करता है, और उससे कार्य भी बहुत अच्छा हो जाता है। जो गलत करने वाले लोग होते हैं, हम कभी भी जो सही करने वाले कार्य को, मतलब हम ऐसा कभी दिखाते नहीं। हमारे यहाँ नौकर और मालिक वाला भाव नहीं है, हमारे यहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला भाव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम भाई कहते हैं हमेशा हम परिवार के सदस्य हैं। घर में भी सभी लोग एक तरह के काम नहीं करते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी का सामर्थ्य कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। इसी तरह से हमारी जिम्मेदारियां हैं। ये पतंजलि परिवार है, ये राष्ट्र निर्माण का एक मंदिर है। इसको देश को बनाने के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए भगवान ने तुमको निमित्त बनाया है। और नौकरी तो तुम कहीं भी कर सकते हो, पेट तो तुम कहीं से भी पाल सकते हो क्योंकि तुम प्रोफेशनल हो, परंतु शायद दूसरी जगह काम करके तुमको राष्ट्र निर्माण करने का मौका न मिले। तो हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने जब देश को आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे धर्म के लिए, हमारे मूल्यों के लिए लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने कभी ये ना सोचा कि हमारे घर का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे पीछे आने वाले लोगों का क्या होगा। उन्होंने सोचा कि मेरे देश का क्या होगा और ये पूरी हमारे समाज का क्या होगा। तो तुमको घर चलाते हुए, बीवी बच्चों को पालते हुए तुमको ये सोचने के लिए मौका मिल रहा है, इससे बड़ा क्या अवसर हो सकता है। तो इन चीजों को देखते हुए, जीवन में देखते हैं कि पूज्य स्वामी जी उसी के लिए रात दिन लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। उनको लगता है हाँ सच बात है, ये स्वयं जी रहे हैं, इनके पास इतना साधन है, भौतिक रूप से सब कुछ है, फिर भी कुछ यूज नहीं करते हैं, कुछ प्रयोग नहीं करते हैं, कोई छुट्टी नहीं करते हैं, कोई मौज मस्ती करने नहीं जाते हैं, कोई पिकनिक पार्टी नहीं करते हैं। तो उसका प्रभाव पड़ता है, लोगों में चर्चा करते हैं। तो ये छोटा का मतलब पैसे से छोटा होना या डिग्री में छोटा होना छोटा नहीं है। बुद्धि तो हर किसी के पास है, उसका सोचने का अपना ढंग है। हो सकता है कि उसका सोचने का ढंग वो आपके जैसा ना हो, मेरे जैसा ना हो, परंतु ऐसा तो नहीं है कि उसका सोचने का ढंग नहीं है, वो सोचते हैं। और इसीलिए ये सब चीजें प्रभाव डालती हैं, चर्चा होती है। मैं तो कई बार पूछता हूँ, ड्राइवर जैसे मेरे गाड़ी चला रहा होता, मैं उससे मस्ती में बात करता था, मैं पूछता हूँ, मैं कभी आज क्या हो रही थी, आज जी आज ये आया ना वो आया। जब वो सुनाता है ना जब मस्ती में कि आज ऐसा होगा, तो वो इधर ये चर्चा कर रहे थे। सुबह सुबह था एक काम करने वाला, मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है, बोले अच्छा जी आज कहा पौधे लगाना है, हम सबको भेज दिए और जो बड़े बड़े लोग आए ही नहीं, 1 घंटा 2 घंटा हो गया। नहीं, छोटा सा कर्मचारी, उसको पता है कि आज संस्थान के एक वरिष्ठ में व्यक्ति हूं, पर उसको शिकायत करनी और मस्ती में सुना रहा, हमको 3 घंटा हो गया, अच्छा यहाँ बैठा रखा, ये लोग आए ही नहीं। तो
इससे ये सोचिए ना, तो फिर उसको स्ट्रेस क्यों होगा? नहीं तो किसी की हिम्मत होती कि बॉस के सामने मत जा रहा, वो वहां उसको पौधा ले जाकर रखने का काम दिया, माली है बैठा है, हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, मेरे प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो जाके पौधारोपण करना है, तो उनकी शिकायत वो कर रहा मुझसे सुबह सुबह, उसको ये भी नहीं पता कि वो शिकायत कर चुका है। तो ये इससे क्या वातावरण ठीक रहता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप बड़ा मैनेजमेंट आप चलाते हैं ना, आप कुछ नहीं, आप हर रोज सबसे ना भी मिलते हैं, कोई बात नहीं, आप निकलते तो कर्मचारी कहीं ना कहीं कोई तो टकराएगा ना, पूछे भाई ठीक है, घर में ठीक है, तुम ठीक हो, उसके लिए इतना ही बहुत है। उसको लगेगा वो मेरे को पूछ लिया ना, वो दिल से ना बाग बाग हो जाएगा, वो दिन भर रोटी खाए बिना भी उसका पेट भर जाएगा। पर हम ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, हमको लगता है कि पता नहीं हम तो क्या है। तो यहाँ ऐसा वातावरण नहीं है, इसलिए आपको अच्छा लगेगा। भगवान की कृपा से मैं आपको बताऊं, इतना कोरोना की महामारी हुई, हम लोगों ने एक दिन भी अपने संस्थानें बंद नहीं करी। हमने कोरोनिल, दुनिया जो कुछ भी कहे, हमने कोरोनिल ही सबको खिलाया। भगवान की कृपा से कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई इतने हजार लोगों में। तो ये सब चीजें, ये भावनाओं पर चीजें चलती हैं, और भावनाओं को ठीक रखना, भावनाओं को समझना, एक दूसरे का सत्कार करना, वो हमारा धर्म सिखाता है, हमारी परंपरा सिखाती है, हमारी सनातन मूल्य हमको सिखाते हैं। तो वही धर्म है, वही मूल्य है, यदि वो हमारे हृदय में है तो आप कुछ भी काम करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे, आप बहुत बेहतरीन करोगे। तो उन मूल्यों के बलबूते पर आज जो पतंजलि खड़ा है, आपने कहा कि जब रुचि थी आयुर्वेद में, धीरे धीरे उन मूल्य हमारे पास थे और उधर से एक रुचि थी, तो हम धीरे धीरे सीख गए। दुनियादारी में तो देखो, आज प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए हमको हायर करने पड़ते हैं, प्रोफेशनल्स चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आध्यात्मिक मूल्यों से सब खड़ा हो जाएगा, पर मूल्यों के साथ होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मूल्यों से विहीन होगा, कितना भी बड़ा होगा, मूल्य विहीन। तो देखो, एक उग्रवादी जो होता है ना बड़ा, वो भी बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। अभी कुछ 5-7 दिन पहले बोले एक डॉक्टर था बहुत बड़ा, बोला वो मिल गया उग्रवादियों से मिला हुआ। ये हर रोज सुनने को मिल रहा है। तो जो विद्या है ना, जो नॉलेज है, वो संस्कृति और जो मानवीय मूल्यों से रहित होने पर वहां आदमी उग्रवादी बनता है, वहां आदमी राक्षस बनता है। लोग कहते हैं ना, रावण भी तो विद्वान थे, बहुत अच्छे कुल परंपरा के व्यक्ति थे, और उनके कर्मों की वजह से आज हम रावण को एक, हम उसको उस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे हमारा वो विलेन है। तो ये मानवीय मूल्य ही सर्वोपरि है। और इसके लिए ऋषि दयानंद, जब हम लोगों ने गुरुकुल की पढ़ाई पढ़ी है भाई, ऋषि दयानंद ने इस बात को बहुत सुंदर रूप से कहा, कल विद्वान सब नहीं हो सकते हैं, परंतु धर्मात्मा सब हो सकते हैं। पर आज उल्टा हो गया है, आज धर्मात्मा एक ना मिलता आपको, और विद्वान एक पूछो 10 उत्तर मिलेंगे। सब व्हाट्सएप और गूगल यूनिवर्सिटी में इतने ट्रेंड है लोग, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें आप सोच नहीं सकते। ठीक बात है आचार्य जी। आयुर्वेद और योग के बीच में गहरा रिश्ता माना जाता है, ठीक है ना। ये दोनों ही बहुत प्राचीन कलाएं हैं, इनको मैं कला मानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जिंदगी में एक आर्ट की तरह बस जाती हैं। इन दोनों के मेल से हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक और हमारे आध्यात्मिक पक्षों पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, वस्तुतः योग और आयुर्वेद अलग नहीं है, आप इसको समझिए। क्योंकि जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से रोग प्रशमनम, यह ये सिद्धांत है आयुर्वेद का, कि जो रोगी नहीं है उसको रोगी ना होने देना, जो रोगी है उसके रोग को दूर करना। योग भी यही काम करता है, आयुर्वेद भी यही काम करता है। आयुर्वेद का मतलब सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है। आयुर्वेद के शास्त्रों को यदि आप गहराई से पढ़ेंगे, वहां मन की चिकित्सा की बात की गई है, वहां इंद्रियों को ठीक करने की बात की गई है, इंद्रियों को स्वस्थ रखने की बात की गई है। पूरी भारतीय दर्शन, पूरे ज्ञान विज्ञान, ध्यान साधना, प्राणायाम, संयम, सदाचार, सब बातें आयुर्वेद के अंदर है। तो वही पार्ट योग है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे जो तत्व हैं जो मेंटल, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से आपको फिट रखने की जो वो विधा है, वो उसको हम योग बोलते हैं। तो योग भी आयुर्वेद का ही पार्ट है। तो आचार्य जी, अब मल्टीनेशनल्स की बात हो रही है, जो काम आप कर रहे हैं, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी हैं, उनसे जब हम compete करते हैं, हमारा जो मेन मकसद है, हम अपनी संस्कृति की पहचान को कैसे बनाए रखते हैं? चाहे हम सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे, बट
वो प्रोडक्ट वही काम करता है। कैटेगरी आप कैटेगरी से है। तो हम अपनी संस्कृति को कैसे बनाए रखते हैं? देखो ऐसा दो बातें हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया तो लोगों ने कहा कि आपको विज्ञापन करने के लिए अलग अलग तरह के हीरोइन और हीरो और नंग धड़ंग लोग, जैसे एक परंपरा थी एफएमसीजी वगैरह में, वो लोग लाना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा नहीं, हम इस तरह की चीजों को नहीं करेंगे, हम अपनी परंपराओं में रहेंगे। हमने उस तरह की चीजों को नहीं किया। लोगों ने कहा कि आयुर्वेद की बात कर करके लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उसके लिए अलग करना पड़ेगा, हमने नहीं छोड़ा। पर आज आप देखते हैं कि आज लोग जो दूसरी जो विदेशी कंपनियां हैं, जो एफएमसीजी जो बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से चला रहे थे, हमने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, उनको अपनी परंपरा छोड़नी पड़ी। आज विज्ञापन के ऊपर वो संस्कृति की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, जड़ी बूटियों की बात करते हैं, पारिवारिक मूल्यों की बात करते हैं। ये अनायास नहीं है। कोई इसके ऊपर रिसर्च करे और ढूंढे तो आपको मूल में सिर्फ पतंजलि ही दिखेगा। पतंजलि ने अपने उत्पाद नहीं बेचे सिर्फ, क्योंकि कई लोगों को लगता है ना बाबा जी तो बोले व्यापारी सामान बेचते हैं। मैं कहता हूँ बाबा जी जैसे 100 लोग हो जाएं इस देश के अंदर, और किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ 100 रामदेव बाबा हो जाएं देश में, और किसी की आवश्यकता नहीं है। आज हम लगभग 1-1.5 करोड़ लोगों तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे सामान से कोई जीवन निर्वहन में फर्क है लोगों को। तो आपके 150 करोड़ की आबादी हो गया ना, 1.5 करोड़ लोगों को 100 लोग ले लो जिम्मेदारी, काम खत्म। तो मैं आपको बताता हूं कि चीजों को हमको समझने की आवश्यकता। इसकी पतंजलि ने सिर्फ सामान नहीं बेचा है, हमने संस्कृति को बचाने का काम किया सामान के माध्यम से। योग से बचाया है, आयुर्वेद से बचाया है, प्रोडक्ट से भी बचाया है। इतना ही नहीं, एफएमसीजी की कंपनियों को प्रोडक्ट से प्राइस देखिए आप, पहले कितने प्राइस पे थे, धीरे धीरे कर करके आज उन लोगों को हमारी वजह से अपने उनको प्राइस कंट्रोल करना पड़ा है। आज आपके घर में सस्ते में सामान मिल रहा, आप पतंजलि का नहीं खरीद रहे हो, फिर भी यदि आप दूसरे का सामान खरीद रहे हो 2-4 रुपए 10 रुपए जो भी आपको सस्ता मिल रहा है, उसके पीछे भी पतंजलि का आपको धन्यवाद करना पड़ेगा, वो हमारी वजह से सस्ता मिल रहा है आपको। तो इसको समझना होगा कि पतंजलि ने न केवल सामान नहीं बेचा है, पतंजलि ने संस्कृति को बचाया, देश को बचाया है, लोगों को लूटने से बचाया है। तो ये इस तरह से हमने अपनी संस्कृति को हम लेकर के चले आज भी हमारे लिए। और दूसरी बात, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ये मान करके चलिए कि जब हमारे लिए देश परिवार है तो कभी भी हम देश के साथ गलत नहीं करेंगे। तो लोग सामान बनाने वालों के लिए, कई लोग कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के लेकर आपको क्या कहना है। मेरे यहाँ बहुत टाइट है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, मेरे यहाँ R&D सेटअप बहुत बड़ा है, मेरे यहाँ 500 से ज्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं। लोग कहते थे कि आयुर्वेद एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, हमने एविडेंस बेस्ड भी बना दिया। लोग कहते थे कि बोले पतंजलि वालों को साइंटिस्ट नहीं, हमने साइंटिस्ट भी इकट्ठे कर दिए। बोले पतंजलि जो कुछ है तो पतंजलि के पास नहीं है। अरे भाई, कोई ये देखने का प्रयास नहीं करता है बाकियों के पास क्या है। जो आज जितने भी MNC या दूसरे कंपनियां दवाई बेच रही, उनके यहाँ कौन है आयुर्वेद को जानने वाला। आज हमारे पास 3000 से ज्यादा वैद्य हैं जो आयुर्वेद वाले हैं। आज हमारे पास 500 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। हमारे पास आज NABH एक्रेडिटेड 2 हॉस्पिटल हैं, 2 लैब हैं। NABH एक्रेडिटेड 2 हॉस्पिटल हैं, किनके पास है? बायोसेफ्टी लेवल 3 लेवल का रिसर्च लैब है, किसके पास है? दुनिया में कहीं है? नहीं है। तो लोगों की एक मानसिकता क्या होता है, हमारा मन बहुत कमजोर होता है भाई। कमजोर मन क्या होता है ना, कमजोरी को जल्दी पकड़ लेता है। कोई आपको रुलाने के लिए बैठ जाए तो आपके साथ आंसू जल्दी आ जाए, पर आपको कोई हंसाने के लिए बैठ जाए तो हंसोगे पर नकली वाली हंसोगे, अंदर से मन हंसे, थोड़ा कठिन काम है मेरे भाई। तो ये वातावरण के अंदर इतनी विकृतियां पैदा हो चुकी है। आपके विषय में मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मैं सच में आपको नहीं जानता हूँ, पहले हम लोग मिले भी नहीं आज तक, पर मैं कहूँ कि हरविंदर नरूला बोला अच्छा जी वो तो बहुत खराब आदमी है। मैं अच्छा, मेरा मन तुरंत मानने को तैयार हो जाएगा। और मैं कहूँ कि अरे नरूला तो बहुत अच्छा आदमी, सीधा पहला आदमी पता है क्या कहेगा, अरे ये अच्छा जी उससे प्रभावित हो रखे उससे, ये नहीं सोचेगा सच में आदमी अच्छा है। इतनी हमारी मानसिकता, इतनी हम नीचे जा चुके हैं मेरे भाई। मैं तो प्रतिदिन देखता हूं ना, तो हम क्यों नहीं लोगों के गुणों का ग्रहण करें। भाई कोई आदमी नहीं खड़ा, कुछ तो गुण होंगे उसके अंदर, उन गुणों से अपना कल्याण करो ना। आप उन गुणों को सीख करके अपने आप को ऊपर उठाओ ना। कोई दोष भी है हमारे तो वो संस्कृति रही है प्राचीन काल से ना। हम लोग जैसे उपनिषदों को पढ़ते हैं, हम कहते हैं यन्यास्माकं सुचरितानि तानि द्वयोपास्यानि नवत्राणि। नहीं, हमारे गुरु लोग कहते थे, जो महान गुरु होते थे ना, वो कहते थे, बोले बेटा तू मेरे सानिध्य में है, मेरे पास है, तूने वर्षों मेरे साथ मेरे को देखा है, मेरे आचरण व्यवहार और मेरे कर्मों को देखा है। कभी भी तूने मेरे में कोई कमी देखी हो ना, उसका कभी आचरण में मत लाना,
जो मेरे गुण देखे हो ना, उन गुणों को तुम अपने जीवन में धारण करना। और हम तो इतने निकम्मे निखट्टू हो चुके हैं, हम तो लोगों के गुणों से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको मजा आता है चस्का लेने में, अरे वो तो ऐसा मतलब हम उल्टे काम, उससे उस व्यक्ति का तो हम कुछ पता नहीं हित अहित क्या कर पाएंगे, पर हम अपना अहित जरूर शुरू कर देते हैं तत्काल। तो इनसे हमको बचना चाहिए। ये आपने बहुत बहुत अच्छी बात करी। मेरा भी मानना ये है कि जैसे अगर बच्चे हैं, हमें उनकी स्ट्रेंथ्स देख के, उनके गुण देख के उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ना कि हम उनकी जो वीकनेसेस हैं उन पे लेके काम करना शुरू कर दें। मेरे को लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़ाएंगे तो वो अब जो चीज में, जैसे आपने बताया, मस्ती में आगे काम करेंगे। जी जी आचार्य जी, हाँ बताइए बताइए, आप कुछ कहने वाले थे। बच्चों के लिए भी बात है, बड़ों के लिए भी बात जरूरी है। बड़ों के लिए भी देखो क्या है, मैं बताता हूँ। आप बच्चों की बात करें, मैं तो बड़ों की बात करूं। मैं तो देखता हूँ जिससे जाकर के ना कोई आपके पास आकर कह रहे सुन तेरे को ना वो ऐसा 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 कह रहा था, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बोला अच्छा, मेरे लिए ऐसे ऐसे बोल रहा था। बच्चों के नहीं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ। तो उसका काम क्या था, एक वायरस छोड़ना था आपके लिए। वायरस छोड़ गया, वो कीड़ा दिमाग में आपका काम शुरू हो गया, उसका काम तो पूरा हो गया। आपको तो सोचना चाहिए था कि जो आदमी बोल रहा है। मैं एक बात और बता दूं, आज मेरे पास इतना सारे स्टाफ काम करता है। काम करने पर ऐसा नहीं कि मैं किसी स्टाफ ने कुछ कह दिया तो मैंने एक्शन शुरू कर दिया। मेरे को यह देखना पड़ता है कि जो आदमी आकर के कह रहा है उसकी आदतें कैसी है, स्वभाव कैसी है, जो बात कह रहा है उसमें मेरे को कितना प्रतिशत कितना वजन देना है। ये भी आपने नहीं सोचा ना आप एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो, ना बिजनेस चला सकते हो, ना घर चला सकते हो, कुछ नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक। तो मेरे गुरुजी थे, मैं छोटा था, मैं बहुत इमोशनल प्रकृति का आदमी हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही भावुक था, बहुत ज्यादा। तो मेरे को कुछ भी कोई कह देता था तो मैं बहुत दुखी होता था। तो गुरुजी ने एक बात कही थी, बोले बेटा तेरे को यदि कोई कहे कि तेरा कान जो है कौवा लेकर के उड़ गया, तो तू कौवे के पीछे दौड़ेगा कि अपने कान देखेगा। तो हम सबकी आदत इतनी खराब हो चुकी है, हम कौवे के पीछे दौड़ देते हैं और टांगे और तुड़वा लेंगे अपने कौवे के पीछे दौड़ने के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई आपने। एक तो आयुर्वेद अक्सर हर व्यक्ति की प्रकृति में भिन्नता और नवीनता का महत्व जोड़ देता है। आज मॉडर्न सोसाइटी में उसकी डेवलपमेंट के लिए, बेहतर सेहत के लिए एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच के, एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आयुर्वेदा में पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन कैसे आ सकती है? देखिए ये सच बात है, आयुर्वेद वात पित्त कफ जो दोष के हिसाब से निदान की चिकित्सा की हम डायग्नोज भी ऐसे ही करते हैं और ट्रीटमेंट भी ऐसे ही करते हैं। और हमारी औषधियां बनी होती हैं प्रायः हम एक सामूहिक रूप से हमको बनानी पड़ती है, दोष और ज्यादा बनी हुई औषधियां। तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं, एक तो मात्रा, एक समय। औषधि के रूप में लेने से उससे प्रकृति के अनुसार काफी परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात, प्रकृति के हिसाब से, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरी प्रकृति थोड़ी कफ प्रकृति है। मैं सबको कहता हूं सुबह आंवला एलोवेरा जूस पियो, आयुर्वेद के हिसाब से बेहतरीन है। पर जिसको बहुत कफ बनता हो उसको आंवला नहीं पीना है। कभी कभी क्या होता है कि दैनिक जीवन में भी एक जिसको बिल्कुल अननोन आदमी, कोई साधारण व्यक्ति है जिसको आयुर्वेद का बिल्कुल भी पता नहीं है, मैं कहता हूं कि आप एक सप्ताह तक बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। आप जो सुबह खाते हो, दोपहर को खाते हो, शाम को खाते हो, शरीर बता देगा कि जिसको खाने के बाद में आपको उपद्रव दिखाई दे, सुबह चाय पी एसिडिटी बन गई, इसका मतलब आपको चाय आपके लिए खतरनाक है। दोपहर को खाना खाया था गैस बन गई, इसका मतलब कुछ में कुछ ऐसा कोई पदार्थ है जो आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खाए सुबह दिन भर, शाम को कब्ज हो गया, नहीं आपको मोचन हो रहा सुबह, समझ लो कि जो दिन भर खाया था उनमें से कुछ ऐसा तत्व जो आपके शरीर को ठीक नहीं करने होने दे रहा। तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाना सिर्फ पेट भरना नहीं है, खाना खाना है शरीर को शांति, रिलैक्स करना, शक्ति, स्फूर्ति, ताकत देना। तो भोजन से आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं है, भोजन से ताजगी नहीं है, भोजन से जो शरीरगत कर्म है, हमारा मल मूत्र विसर्जन जो है सही समय पर नहीं है, या हमारे शरीर में से मुंह से दुर्गंध है, आंखों में कीच आ रही है और हाथ पैरों में जो अकड़ाहट हो रही है, ये सब खाने का कहीं ना कहीं दोष होने की वजह से है। तो हम स्वयं यदि ध्यान देना शुरू कर दें तो भाई बहुत बीमारियों से बचते हैं। और दैनंदिन प्रयोग की चीजों में भी, जैसे मैंने बताया कि आपका आंवला एलोवेरा लाभकारी है, तो फिर उसमें से सिर्फ एलोवेरा लेना है कि आंवला लेना है, नहीं तो फिर आपको अश्वगंधा लेना है, आपको त्रिफला लेना है। ऐसे कम से कम 50 द्रव्य आयुर्वेद के अंदर हैं। सारी 50 चीजें आपको लेने की आवश्यकता नहीं है,
उनमें से 4-5 चीजें, 10 चीजें अपने अनुकूलता के हिसाब से आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कर करके उनका दैनंदिन जीवन में प्रयोग करें। आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ये सारी जो उपद्रव और परेशानियां हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। और आचार्य जी, हम पतंजलि में क्या टेक्नोलॉजी का कैसे हम बीच में इंक्लूड कर रहे हैं? जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि डेटा लेके हम इंटेलिजेंटली इसको कर सकते हैं, क्या हम पतंजलि में टेक्नोलॉजी को बीच में आयुर्वेद के साथ मेल करा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही आपने। पतंजलि अभी बहुत सारे काम ऐसा करता है जो लोगों को पता भी नहीं है। लोगों को तो जितना पता है उतनी चर्चा होती है, पर मैं आपको बता दूं कि हम बहुत सारे काम करते हैं और आने वाले हम 15, 20, 25 और 50 साल के हिसाब से योजनाएं बना के चलते हैं। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये संस्था इतनी बड़ी बन गई है तो हमें कम से कम 100-200 साल के लिए सोचना चाहिए। पतंजलि एक ऐसी संस्था है जहां हमारे पास तेजस्वी, ओजस्वी, पढ़े लिखे हमारे पास आज 400-500 ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियां, सन्यासी और साध्वियां हैं। तो हम तो वहां तक सोचते हैं। तो आपने बात पूछी थी आईटी के विषय में, तो इतने सन्यासी, साधु, महात्मा, पढ़े लिखे और सदाचारी, चरित्रवान, चरित्रवती भाई बहनें कहीं पर भी नहीं है। पूरे देश के अंदर संस्थानों में बड़े बड़े साधु महात्मा आते हैं, बोले बाबा जी हमको एक चेला दे दो, एक चेली दे दो। हमने कहा दे दो, पढ़ा हम देंगे। और सब विद्वान हैं, सब शास्त्र पढ़े हुए हैं, सब वेद, उपनिषद, दर्शन पढ़े हुए हैं, सब मॉडर्न अलग अलग डिग्रीधारी हैं। तो ये एक व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही हम लोगों को 4-5 साल पहले जब ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, उस समय हमको बड़ी परेशानी हुई। उस समय पर हमने देखा कि यदि बिना आईटी सपोर्ट के चीजें, बेहतरीन सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। तो उस समय पर हमारी पूरी आईटी कंपनी अलग से, वो आज मैं आपको उद्घाटित कर देता हूं। हालांकि हमने पतंजलि के नाम से नहीं रखा, भरुआ सॉल्यूशन उसका नाम है। भरुआ सॉल्यूशन के नाम से हमने पूरी आईटी कंपनी है। हमारे पास सैकड़ों अभी अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छी टीम है। और आज पतंजलि के अंदर में सिर्फ जो SAP है, SAP हमारा पहले का लगा हुआ, तो अभी वो हटाया नहीं है। बाकी सारे ERP मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, सारे सॉफ्टवेयर हटा दिए गए हैं। आज कोई भी छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर भी हमारा बाहर का नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे पास आज 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स का EMR है। पूरा EMR सिस्टम हमारा है। पेशेंट्स का, कौन से स्टेट का, किस एज ग्रुप का, किस डिजीज का, कौन आदमी आया, कब आया, उसको ठीक हुआ कि नहीं हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स का डेटा आज हमारे पास है। इतना ही नहीं, आज हमारे पास लगभग जो लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है पतंजलि, जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड, 25 लाख से ज्यादा हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं। कस्टमर कहिए चाहे हमारे मेंबर कहिए, मैं मेंबर कहूंगा, कस्टमर नहीं कहूंगा, हमारे सदस्य लोग हैं। उन कार्ड को पूरा मैनेज करने का, हर पूरा ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने का, उनको जो भी लॉयल्टी देना है, उनको इंश्योरेंस देना है। आज हम लोग इंश्योरेंस भी देते हैं पतंजलि, बिना किसी से एक भी पैसा लिए। सिर्फ आप महीने में 1,000 रुपए का सामान, या 6 महीने के अंदर यदि आप 6,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आप 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के हकदार हो जाते हैं। सैकड़ों लोगों को आज हम इंश्योरेंस दे चुके हैं। आज उससे कार्ड के द्वारा हम डिस्काउंट देते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंपनी के पास, किसी FMCG के पास या किसी भी कंपनी के पास नहीं है, सिर्फ पतंजलि के पास है। इतना ही नहीं, आज ई-कॉमर्स का जमाना है, लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अपने वेबसाइट से लोग बेचते होंगे, पर अपना अलग से पूरा का पूरा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी का नहीं है। हम ऑर्डर मी के नाम से सिर्फ इकलौती पतंजलि के कंपनी के प्रोडक्ट बेचने के लिए भी हमने पूरा ई-कॉमर्स जो है प्लेटफॉर्म हम मैनेज करते हैं। ऑर्डर मी के माध्यम से आज हजारों पार्सल डेली जाते हैं। तो वो भी पतंजलि का अपना इन हाउस प्रोडक्ट है। और इतना ही नहीं, अब हम दूसरी कंपनियों के लिए भी अब हम आईटी सोल्यूशन दे रहे हैं। बड़े कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट की कई सारी एजेंसी में अभी हम लोग बड़े बड़े, जैसे अमूल के साथ में, मदर डेयरी के साथ में, बहुत सारी कंपनियां हैं, सबके साथ हम काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी वो आईटी वाला भी काम बढ़ेगा। तो इसीलिए हम अभी जो बड़ी बड़ी कंपनी है FMCG के, मैं आज इस बात को मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि चाहे कितनी भी बड़ी कंपनियां हो, कितना भी एडवांस हो, कितने भी बड़े टर्नओवर वाले हो, आईटी के लिए जितना आज पतंजलि एडवांस है वो कोई नहीं है। और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे कंपटीटर भी हो ना कोई, उनको आईटी सॉल्यूशन चाहिए तो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। और आपको ये भी मैं आपको बताऊं भाई नरूला जी कि मैं ये पूरी प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं,
और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जितना तुमको बाजार से खर्चे में आईटी का सोल्यूशन बनता हो ना, उससे 50% में मैं कर दूंगा और उससे बेहतरीन कर दूंगा और उससे बिल्कुल कम समय पर कर करके हम देने को तैयार हैं। और हमारा बिजनेस अलग है, आपका अलग है। जैसे मैं वैद्य होने के नाते मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरे अनुकूल व्यक्ति है कि प्रतिकूल है, मेरे लिए रोगी रोगी होता है। इसी तरह से मैं आईटी के रूप में सोचूं तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये मेरे कंपटीटर हैं, मेरी कम बिजनेस के हिसाब से हमारे आपस के उनके साथ कोई प्रतिस्पर्धा है। मैं ये सोचूंगा कि उनको, मैंने पूज्य स्वामी जी की एक बार कहा था, मैंने कहा भाई जो हमारे कंपटीटर माने जाते हैं वो कहें कि आचार्य जी मेरे को सोल्यूशन दे दो, तो क्या करें? स्वामी जी ने कहा दे दो, तो हम तो वैद्य हैं, आपका भी समाधान करके दे देंगे। बाकी कंपटीशन अपनी जगह पर है तो अच्छी बात है। दुनिया में जो है जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन जो है वो होना चाहिए। तो होने के लिए तो हमारे पास हथियार है, आपके पास नहीं, वो हथियार भी हम देने को तैयार है, आपको वो टूल भी हम दे देंगे। तो आप बढ़िया ढंग से काम करें, हम तो ये चाहते हैं सब मिलकर के देश को बनाना, क्योंकि हमारा लक्ष्य देश होना चाहिए, राष्ट्रहित होना चाहिए। जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, हमारी संस्कृति परंपरा मूल्यों की बात हो, वहां पर हमको एक होना चाहिए। बाकी कार्यों के लिए, लड़ने के लिए नहीं है, कार्य समाधान के लिए है। समाधान की ओर बढ़ेंगे तो सुख भी आएगा, आनंद भी आएगा, मस्ती भी आएगी और चीजें सब कुछ हो जाएगा। आचार्य, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे यह है कि आप जाने जाते हैं अपने प्रिंसिपल्स पे जीने के लिए, अपने वैल्यू सिस्टम से। आपने बात भी करी कि वैल्यू सिस्टम ही डिफाइन करता है कि नॉलेज विजडम में कैसे बनती है। वो कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? देखिए, आपने जो पहला आप वो नियम बनाओ, फिर आप उन नियमों पर चलो। ये सिंपल सी बात है। मैं हमेशा कहता हूं, हम जब समूह में भी बैठे होते, जब मेरे स्टाफ भी बैठे होते, मैं कहता भाई देखो विश्वविद्यालय में नियम बनाने, मैं विद्यार्थियों को लेकर बैठता हूं। मैं कहता भाई आज नियम बनाया जा रहा है, तुमको सुबह इतने बजे उठना है, तुमको इतने बजे योग करना है, तुमको इतने बजे नाश्ता मिलेगा, तुमको ये होगा। मैंने कहा बता दो, अभी बता दो कि कुछ चेंज करना हो तो। बाद में मत कहना कि हमको जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नियम तुम बनाओगे, चलाएंगे हम। तो हमारे लिए दूसरा नियम बनाने वाला नहीं है, नियम भी हम बनाएंगे और चलेंगे भी हम। जिस दिन ये आदमी यदि संकल्प ले ले तो सारा बेड़ा पार है। नियम बनाता है सुबह जल्दी उठूंगा, फिर सुबह होते होते सोचता है कि थोड़ी देर और सो लूं। नियम बनाता है कि कल से बिल्कुल नहीं पीनी, बहुत शराब पी ली, लीवर खराब हो गया। पर शाम को जब पियक्कड़ का टोला इकट्ठा हो जाता है, सोचता आज तो पी ले, कल देख लेंगे। तो जिंदगी यूं ही बीत जाती है। तो बिना नियम, बिना प्रिंसिपल, बिना सिद्धांत, बिना दृढ़ता, बिना संकल्प कि जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले आप संकल्प करिए, फिर स्वयं फिर उसमें चलिए। आचार्य जी, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। एक तो अभी आपने बताई कि नियम खुद बनाओ और नियम खुद, उसका पालन भी खुद करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे लिए बहुत बड़ा टेक अवे था कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से नहीं है, उसके अंदर अपने वैल्यू सिस्टम्स को जोड़ लोगे तो फिर वो नॉलेज बनती है, वो विजडम बनती है। तीसरी चीज आपने बोली थी कि सिंप्लिसिटी, समर्थक, ये एक मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। ये स्वभाव होना चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए। और आखिरी चीज जो मेरे जहन में बस गई है, जो आपने शब्द यूज किया था कि मस्ती में रहना चाहिए। मस्ती में अपने एक जर्नी जोन सी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो निजी काम हो या प्रोफेशनल काम हो, उसको एंजॉय करो। उसको मस्ती में करते रहोगे तो आपको कभी सेटबैक से अपसेट नहीं होंगे। ये बहुत बहुत बड़ी बातें हैं जो मेरे को समझ आई, और मेरे को लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी। आपका हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। अरविंदर जी, आपने तो ये बिंदु तो पता नहीं क्या क्या भेज रखे थे, हमने कुछ और सुना दिया आपको। तो मेरे को लगता है कि जो आपने बिंदु बनाए थे उससे कुछ महत्वपूर्ण है, हमने बता दिया। क्योंकि हमारा प्रयोजन यही होना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारे जीवन से क्या शिक्षा लोगे, जीवन से मत, हमारे जीवन को पढ़ करके क्या लाभ, हमारे से आप वो शिक्षा लीजिए जिन चीजों से हमने सीखा। देखो, हमारे पूर्वजों ने हमको बताया, सिखाया बच्चे को कि हाथ लगाने से आग में हाथ जल जाता है। हम उसके लिए अभ्यास नहीं करते दोबारा हाथ लगाने के लिए।
तो जिन जिन रास्तों पर जो लोग होकर के गुजरे हैं, जिन परिस्थितियों से जिन्होंने जो सीखा है, तो हमको दोबारा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उससे आगे बढ़ते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज, क्योंकि मैं भी, मूड की बात है, आज जैसा मूड बना था आपको सुना दिया, दूसरा मूड होता फिर जड़ी बूटी जंगल और उधर शुरू हो जाते, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कभी वो सुना देते। मुझको लगता है कि वो सबके लिए लाभकारी होगा, जो लोग भी सुनेंगे। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया, मेरा प्रणाम, धन्यवाद।